दोस्तों, उस्ताद मोहतरम ने जिस तरह केरला से लेके नगीना से लेके किशनगंज तक की हमें सैर कराई और एक मंजरनामा हमारे सामने पेश किया, यकीनन वो काबिल रश्क है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर का कि हम बच्चों की दावत पर आप इस प्रोग्राम में चले आए, वरना हम जानते हैं कि सर कितने प्रोग्राम में मधु होते हैं, कहां कहां जाना होता है और फिर यकीनन उन्हें फिर कहीं जाना होगा। कल इतवार है, कल फिर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं जोरदार तालियों से आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जोरदार तालियां सर के लिए बजाएं कि सर ने हमें इतना अहम और कीमती वक्त दिया। दोस्तों, इफ्तिताही प्रोग्राम के बाद अब बाज़ाब्ता हम डिस्कशन का आगाज करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एंकर मोहम्मद अंजार आफाक, मेहमानान जो हमारे साथ होंगे, जो पैनलिस्ट जो हमारे साथ माहिरीन होंगे, महमूद पराचा सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट, कलीमुल हफीज साहब चेयरमैन अल हफीज एजुकेशन एकेडमी, कासिम सैयद रोजनामा खबरें, मोहतरमा शबनम सिद्दीकी सहाफी साहिबा, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिलर टाइम्स पॉलिटिकल कॉन्क्लेव 2019। 2017वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो का जारी कर ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो को जारी कर चुकी हैं। अगर आप उनकी मैनिफेस्टो को देखेंगे तो उसमें एक चीज समझ में आएगी कि एक बड़े तबके को उसमें नजरअंदाज किया गया है और वो है मुसलमान। सिर्फ इसी लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि आज़ादी के बाद से अब तक हुए सारे लोकसभा चुनाव में इसको नजरअंदाज किया गया है। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि 2019 में होने वाले इस लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की प्रायोरिटी क्या होगी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कासिम सैयद सर से कि सर, इस लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं तबरेज़ और उनकी टीम को पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारे एंकर साहब ने जो बात अपने इब्तिदाई कलमात में कही है कि आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है, मैं इस बात से 100% इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए कि हर इलेक्शन के अलग तकाज़े होते हैं, उसके अलग मरहले होते हैं, मुतालबात होते हैं और एजेंडा होता है। पॉलिटिकल पार्टियों के सर पर सारा इल्ज़ाम दे देना कि वो हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सवाल ये पैदा होता है कि अपना हिस्सेदारी के लिए हमने अपने हक का कितना फर्ज अदा किया, अपने हिस्से का काम कितना किया, और क्या हम अपने आप को इस क्वेश्चन में ला सके इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी कि वो पार्टियां हमको नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सारा का सारा इल्ज़ाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना उनके साथ भी जाती है और अपने साथ भी जाती है। बुनियादी बात यह है कि शुरू से लेके आज तक जैसा कि ये प्रोग्राम हो रहा है, अब्दुल बासित साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि हम एक हिकमत अमली की खुले इजलास में कैदी होती है। जैसे आपने टीवी डिबेट में देखा होगा कि कभी एंकर बड़े जोश और जज्बे में आके कह देता है कि बताइए आप क्या पाकिस्तान से बात करेंगे या नहीं, तो क्या जवाब मिलता है कि इसका फैसला या इसकी पॉलिसी के बारे में हम आपको इसी डिबेट में बता दें। तो खुले इजलास में हिकमत अमली तय नहीं होती, जो हिकमत अमली तय हो जाती है उसके खत्तो खाल तय की जाती है। हमारा मामला ये है कि हमारी मुट्ठी हमेशा खुली रहती है, तो हमारे पास क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, वो सामने वाले को हमसे पहले पता चल जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि एजेंडे का मतलब यह है कि उनके इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों के लिए कुछ है या नहीं है। आप कहते हैं कभी नहीं हुआ। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ, मौलाना मुलायम सिंह यादव ने, उनको इसी नाम से हम लोग याद करते हैं, उन्होंने अपने मंशूर में 18% रिजर्वेशन की बात कही और हम लोगों ने इस पर तालियां बजाई। तो भाई बताइए तो 18% दिया। कहीं कहीं भी ये नहीं सोचने की जहमत की कि 18% तो बहुत है, ये 2% भी देने की क्वेश्चन में नहीं, इस तरह से दे देंगे।
अभी जब 10% रिजर्वेशन दिया गया है अपर कास्ट को, उसके लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया, कानून में आइन में तरमीम की गई कि भाई इतना ही, क्योंकि एक लाइन मौजूद है। इसी तरह से दूसरा वादा किया था कि जो लड़के दहशतगर्दी के इल्जाम में बंद हैं सालों से, हम कानूनी चाराजोई के जरिए उनको बाहर लाएंगे। अब आप ये बताइए, ये दो बातें हुए, हम खुश हो गए। सर हमारे पास समय सीमा, मेरी बात खत्म हो रही है, मैं 2 जुमले में खत्म करता हूँ। नहीं, कि इस सूरत हाल में ये मत कहिए कि किसी ने नहीं किया। हमारे पास चेक एंड बैलेंस का कोई इंतजाम नहीं है, हम सिर्फ तालियां बजाते हैं, हम सिर्फ तमाशाई होते हैं। हमने कभी भी अपने आप को इस पोजीशन में लाने की कोशिश ही नहीं की। कलीम हफीज साहब, हम आपसे इसी टॉपिक पे जानना चाहेंगे कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें मुसलमान वोट देने से पहले उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किन बातों को तरजीह दें, और अपनी बात 1 से 2 मिनट में रखें तो बेहतर। मिल्लत टाइम्स काबिल मुबारकबाद है कि उसने बहुत ही करंट टॉपिक पे ये प्रोग्राम रखा और इस होटल में रखा, इसके लिए मैं और उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इस करंट इलेक्शन में जो मुस्लिम्स की जो स्ट्रेटेजी है, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा हमें अपने इश्यूज पे बात करनी चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क में जो हमारी आबादी है वो तकरीबन 14% इतनी बड़ी आबादी नहीं है कि जहां पे हम अपने टर्म डिक्टेट कर सकें। वैसे भी हम कुछ जगहों पर, कुछ ज्योग्राफिकली हम वहां ज्यादा तादाद में, बाकी जगह कम है। अगर आबादी के तनासुब से देखें तो सबसे ज्यादा कश्मीर, उसके बाद आसाम में, उसके बाद बंगाल में, उसके बाद केरला में। लेकिन क्या वजह है इन चारों स्टेट के बाद हम सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावर हो पाए केरला में हो पाए, जहां सिर्फ 27% मुसलमान है, लेकिन जहां तकरीबन 30% मुसलमान बंगाल में, वहां हम पॉलिटिकल एम्पावर नहीं हो पाए, ना पॉलिटिकल पावर बन पाए। और उससे भी ज्यादा बुरा हाल हमारा आसाम में है, जहां हम 34%, और उत्तर प्रदेश में चूंकि 20 हैं और बिहार में हम 17 हैं, तो वहां की बात अभी ना भी करें तब भी काम चलेगा। लेकिन हमें समझना होगा कि आखिर क्या वजह है जो केरला में हम एक पॉलिटिकली पावर बन के उभरे। वहां का मुसलमान कांग्रेस को भी सपोर्ट करता है, वहां का मुसलमान मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट करता है, वहां का मुसलमान सीपीएम को भी सपोर्ट करता है। और हैरानी की बात यह कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। उसकी अगर रूट में जाएंगे तो उसकी वजह है वहां का सोशल मूवमेंट। वहां जो सोशल मूवमेंट चलाया लोगों ने, खासतौर से उस जमाने में लेट 50s में और अर्ली 60s में डॉक्टर गफूर ने चलाया, MES के था, या और बहुत सारे जो सोशल आउटफिट्स थे वो आए और उन्होंने मूवमेंट चलाया, लोगों को अपने मुद्दों से बावर कराया, मुद्दे पहले समझाए कि आखिर तुम्हारे मुद्दे हैं क्या, डेमोक्रेसी में आखिर तुम्हारी पहचान क्या होनी चाहिए, तुम्हें मांगना क्या चाहिए। उन्होंने मांगना सीखा। तो जब उन्होंने मांगना सीख लिया तो उन्होंने कांग्रेस को भी अपने उस पर ले आए, अपने टर्म पे, वो CPI को भी ले आए और मुस्लिम लीग को भी ले आए और अपनी शनाख्त भी बाकी रखी। और न सिर्फ केरला की उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन क्या किया। तो यहां सिर्फ समझना सिर्फ इतना सा है कि जहां जहां पे भी हम अक्सरियत में हैं, वहां पे हमारे पास एक सोशल मूवमेंट की जरूरत है, खासतौर से उस मुद्दे को लेकर सोशल मूवमेंट की जरूरत है जहां हमें तफरका ना हो। सर माफी चाहेंगे, हम आपको यहीं रोक बिल्कुल, मैं बस माफी चाहेंगे आपके पास। मैं एक पॉइंट में अपनी बात खत्म कर दूं। सिर्फ हमारे पास एक एजुकेशनल एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हम पूरी मिल्लत एक हो सकती है। अगर एजुकेशनल मूवमेंट चला के हम अपनी उम्मत को पॉलिटिकली एम्पावर करें तो मेरे ख्याल से नताइज बेहतर है। हमारे साथ इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद बराजा साहब भी है। तो सर आप 2019 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? मिल्लत टाइम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे इन्होंने ये आज गुफ्तगू रखी है। हालांकि बहुत लेट है, मगर क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है और मैं खुद इससे बहुत मुतासिर हूँ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं 2 मिनट में ख़त्म करूँगा, तो इसलिए बहुत ही मुख्तसर में ये बताना चाहता हूँ। तो इस बात से मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है कि 15% है तो बहुत कम है नंबर। अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो 15% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 14 या 15% जितना भी है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, वेस्टमिनिस्टर की जो पार्लियामेंट है उसका
उस फॉर्म की गवर्नमेंट है, तो उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी या जो तरकीब होनी चाहिए इस 15% से अपने हकूक हासिल करने की, वो स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रहेगी। उस स्ट्रैटेजी को भी इम्प्लीमेंट करने में मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग आज 20 करोड़ हैं, क्या सोच समझ के एक साथ वोट दे सकते हैं 20 करोड़ लोग किसी भी तरीके से? ये है बुनियादी वजह कि मुस्लिम इंडिविजुअल जो भी वोट देगा वो अपनी अपनी सोच समझ से देगा। कई जगह सोच ठीक भी निकलेगी, कई जगह गलत भी निकलेगी। तो सबसे बुनियादी बात ये है, अगर हमें लीवरेज करना है, बाकी तो मैं अपना बात बाद में रखूंगा, अगर हमें ये 15% का फायदा उठाना है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, इस तर्ज अमल से अगर देखा जाए कि 31% पे ये गवर्नमेंट अभी बनी हुई है जिसकी 282 सीटें हैं, 31%। तो उसके लिए पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास एक बॉडी है, क्या हमारे पास कोई ऐसा कायद है या ऐसी क़यादत की कोई बॉडी है जो ये तय कर सके कि हम हर एक सीट पर किसको वोट देंगे। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं कि कोई एक हमारा कायद ऐसा हो या कोई एक बॉडी ऐसी हो जो कि इन 15% वोट पे अपना डायरेक्शन दे सके, तभी हम इन 15% वोटों का इस्तेमाल कर पाएंगे। वरना हम कोशिश बहुत करते रहेंगे लेकिन उसका कोई ज़्यादा फायदा हमें मिल नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आप 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? हेलो, सबसे पहले मैं शम्स तब्रेज़ कासमी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करने की हिम्मत की, जबकि इस आज के माहौल में कल TV9 का कॉन्क्लेव है, परसों ZTV का कॉन्क्लेव है, इसमें पैसे की भरमार है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, दुनिया भर का पैसा लगा हुआ है, लेकिन शम्स तब्रेज़ ने इतनी हिम्मत की, उसके लिए मैं सबसे पहले उसको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। कल भी मैं जा रही हूँ, परसों भी मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये कॉन्क्लेव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मुस्लिम लड़के ने इतनी बड़ी हिम्मत की। हम सबको उसका साथ देना चाहिए और हम सब उसके लिए खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमने अपने हाथ डाल दिए, हथियार डाल दिए कि हम पॉपुलेशन में कम है, 15% है, 16%, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जंग जो है परसेंटेज से नहीं जीती जाती, हिम्मत से जीती जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कहूँ कि जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो बाबर 12,000 था और हिंदुस्तान काबुल से कंधार तक था, तब उसने इतनी बड़ी इब्राहिम लोदी की फौज को शिकस्त दी थी। तो ये हाथ डालने से कुछ नहीं होगा, हथियार डालने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए और आगे बढ़िए, लीडर पैदा कीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। नहीं कहना तो उठ और जमीन पे नया लालाजार पैदा करना आई हो कभी जो वो बाहर पैदा, ऐसा कोई इंसान पैदा कीजिए। ये हथियार डालने से कुछ नहीं होगा, ये हम कम है, हमारे पास ये नहीं, आप सब एक रुपया भी इकट्ठा करेंगे तो भी 20 करोड़ बहुत होता है एक इंसान को लड़ाई लड़ने के लिए, एक को इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट खड़ा करने के लिए। 2019 के इलेक्शन के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, अपने होश हवास को दीजिए, सलामत रखिए और अच्छे से वोट दीजिए, कोई भी वोट बेकार ना जाने दीजिए और सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं कीजिए, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए और हिम्मत कीजिए, एकजुट होइए, फिरका परस्ती से बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महमूद साहब आपके पास से वापस लौटता हूँ कि मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट किया है, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में मांगने की सोच सबसे अच्छी है, पहली बात तो इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी की पाकिस्तान बनने के बाद एक ऐसी हालात हो गई है क्योंकि कि हम लोग कभी भी अपने वोट की लीवरेज करने के लिए या उसकी कीमत मांगने के लिए या उससे हमें क्या वापस मिलेगा, इस सूरत हाल में रहे ही नहीं है। जब तक हम कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर हो या कम्युनल हो या कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो बहुत ही प्रोफेशनली चलती है और उससे शिकायत करना दुरुस्त नहीं है अगर हमारे पास कोई लीवरेज करने के लिए लीडरशिप नहीं हो, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये पता है कि एक कम्युनिटी जो कि 15% है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है, जो एक मुश्त वोट मिलते हैं, उसको मजबूरन हमें वोट देने पड़ेंगे, तो अगर मैं भी उसका हेड हूँगा और प्रोफेशनली चलूँगा और एक बहुत ही ईमानदार और दरिया दिल इंसाफ पसंद नहीं होगा, तो मैं भी यही करूँगा कि ये लोग तो हैं ही और को देखते हैं जो कि डावाडोल है। तो ये है हमारी मुसीबत और ये है हमारी प्रॉब्लम।
हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी क़यादत एक ऐसी क्रिएट करें जो कि ये तय करेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, कम्युनल हो सेकुलर हो, कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा एजेंडा ये है, मैं आपको या हमारी ये बॉडी आपको वोट दिलवाएगी, तभी दिलवाएगी अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और पूरे मुल्क में ये काम करेंगे। जब तक इस तरह की कोई बॉडी नहीं होगी हमारी, और ये बहुत ही सीधी बात है, हम कितने भी यहाँ पे सर जोड़ के बैठ जाएं, इमोशनल में कभी और जैसे लहरें आती हैं, कभी कभी 15% वोट एक तरफ पढ़ के सरकारें बना देते हैं, लेकिन हमारी एज ए लिवरेज कम्युनिटी की कोई नहीं है, ज़ीरो है। उसके लिए हमें ऐसी क़यादत बनानी पड़ेगी जो हमारे वोटों का सौदा कर सके, सही सौदा कर सके, अच्छा सौदा कर सके। और इस 15% से हमारी इतनी ताकत है इस मुल्क में, हम 15% के मालिक हैं इस मुल्क के, हमारी इतनी ताकत है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर सकें। और हमारी कम्युनिटी तो वैसे ही ताकतवर कम्युनिटी है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ उनको गलत दिशा में डाल दिया गया, गलत सिमत में डाल दिया गया, इस चीज़ की कमी है। क़यादत हम अपनी ठीक कर लें तो ये इलेक्शन में हम अपनी कम्युनिटी को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, उसके लिए सही हकूक़ हासिल कर सकते हैं। मैं अभी पराजा साहब ने कोई जो बात कही है, मैं उस पर ज़रा सी तबसरा करना चाहूँगा। देखिए, हमें सिर्फ अच्छी बातें सुनने की आदत नहीं डालनी चाहिए कि जो हमें अच्छा लग रहा है हम वही सुनें, और ये बदकिस्मती से हमारा मिजाज बन गया है। क़यादत पैदा की नहीं जाती, क़यादत खुद ब खुद उभरती है और अपनी जगह बना लेती है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अंदर क़यादत को मानने का जज्बा कितना है। हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर आदमी कायद है। एक गली में अगर 8 डब्ल्यू का चुनाव होता है, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे 70 साल के दौर में एक चीज़ बड़ी एक गलत पैदा हो गई हमारे यहाँ, और आप लोग उस चीज़ को महसूस करते होंगे कि सरकारें और मुस्लिम पब्लिक के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसा क्लास हमारे यहाँ पैदा हो गया, और वो क्लास हर तरह का है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी हो, हमारे मुतालबे उसने कुछ लिए, वो जाके क़यादत से मिला और उसने ये तय कर दिया कि भाई हाँ, हम अब ये वोट आपको मिल जाएगा या ये वोट आपको मिल जाएगा। ये तजुर्बे होते रहते हैं, उनके काम शायद हो जाते हों, हम आज तक नहीं खड़े हुए हैं। दूसरी बात, अभी रमज़ान में कुछ जो है तारीखें पड़ी हैं, हमारे यहाँ रमज़ान में इंतखाबात होने पर भी एक बवाल खड़ा हो गया। यानी एक मौसर तबका ऐसा था कि उसने बयानात देना शुरू कर दी कि ये मुसलमान का जाती है और मुसलमानों का। सर माफी चाहेंगे, इस प्रोग्राम को हम काफ़ी देर से शुरू किए हैं, तो इसलिए अभी हम कुछ ऑडियंस से सवाल लेते हैं इस इशू पे, हम इस टॉपिक पे। मैं एक आखिरी जुमला, अगर हम सिर्फ इतना ही कर लें, जैसा कि अब्दुल वाली साहब ने कहा कि फजर की नमाज पढ़ के वोट डालने ही चले जाएं, ये भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऑडियंस से अगर कोई सवाल पूछना चाहे। एक शेर जो है मिल्लत टाइम्स की नज़र, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। दूसरी चीज़ ये है कि मोहतरम हज़रात, हुकूक जो है मांगे नहीं जाते हैं, छीने जाते हैं। और हमारी जो आदत है, हम हर चीज़ जो है यानी फ़कीरों की तरह जाके मांगते हैं, तो मांगने से नहीं मिलने वाला है। आपके पास ताकत है, क़ुव्वत है, छीनिए आप, इंशाअल्लाह आप मिलेगा। तीसरी चीज़, आप जो कहते हैं या शिकवा हम करते हैं, हमारी तादाद कम है। अगर हमने तारीख पढ़ा होगा, 313 कभी आप तादाद में थे, लेकिन हज़ारों पर आप भारी थे। और आज देखा जाए, अगर वही क़ुव्वत आज हो जाए तो आज भी आज भारी रहेंगे। सवाल नहीं, एक मिनट, इसके साथ साथ जो है, ताकि बात भी आ जाए, और एक सवाल इसके साथ ये भी है, हमारे कायदीन को चाहिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। अगर जब तक जमा नहीं होंगे तब तक इसी तरह का इंतजार पैदा होता रहेगा। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो 2019 चुनाव को लेकर। मैम, जैसा कि आपने कहा कि लीडरशिप पैदा करने की ज़रूरत है और लीडर पैदा करने की ज़रूरत है, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे पास एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, ऑलरेडी एक लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब एक बहुत अच्छे लीडर है हमारे बीच
और जो कि हक बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर बात करते हैं, एक्ट के तहत बात करते हैं। मुझे लगता है कि शायद जहाँ तक मैं उनको जान पाया हूँ कि ऐसे लीडर मैंने पहली बार देखा है जो बात वो रखते हैं और पूरी पॉइंट के साथ रखते हैं। तो हिम्मत करते हैं कम से कम, वो तो खड़े तो हैं, खड़े तो हैं, कम से कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा करते हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब वो हमारे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ वो जाते हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो लोग उसको बीजेपी का एजेंट कहते हैं। क्यों? मेरा सवाल है कि क्यों कहते हैं? क्या आप इस चीज को साफ कर सकते हैं, बता सकते हैं आप पैनलिस्ट कि ऐसा क्यों उसको कहा जाता है कि वो बीजेपी का एजेंट है या एंटी नेशनल है? सर आपका क्वेश्चन समझ में आ गया, मैम आप इसका वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि वो भी बैठ जाए, वो एक खड़े होकर बात करें, वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि वो भी बैठ जाए। आप ये बताएं कि इस चीज को कैसे हम दूर करें? इस चीज को आप अपने दिमाग से सोचें, उसका रिप्लाई करें, जो भी वो कहता है बोलिए कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं मैं तो मैं अगर इजाजत है मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब नो डाउट एक बहुत ही कद्दावर और बाकायदा हिंदुस्तानी जमहूरियत को सूट करने वाली शख्सियत है। उन्होंने जो इस इलेक्शन में एक अपना एक्सपेरिमेंट किया है महाराष्ट्र में, जो प्रकाश अंबेडकर के साथ किया है, इस तरह का ही अरेंजमेंट हमें सूट करता है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। दूसरी बात यह है कि आप ये मत भूलिए जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने आए थे तो उनके हेलीकॉप्टर को रैली करने की इजाजत पे आजम खान साहब ने नहीं दी थी। आजम खान ही थे उस सर्वा जिन्होंने उनको उतरने तक की इजाजत नहीं दी थी। तो सवाल यह है कि हमें अपना भी मुहस्बा करना है कि जितनी भी सेक्युलर पार्टीज हैं ये नहीं चाहती कि आपकी क़यादत डेवलप हो, इसलिए कोशिश कीजिए जहां जहां मौका मिलता है अपनी क़यादत को सपोर्ट कीजिए। मैं भी इसका जवाब देना चाहूँगा अगर इजाजत है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, पर आपका जो बुनियादी सवाल जो मुझे समझ में आया, बुनियादी सवाल जो मुझे समझ में आया वो शायद ये था कि उनको बीजेपी का एजेंट क्यों कहा जाता है। हालांकि जो उनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उन्हें बीजेपी का एजेंट क्यों तस्वुर किया जाता है उसकी वजह मैं बताता हूँ। जो उनका इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, जैसे उनके छोटे भाई साहब हैं, उन्होंने वो 15 मिनट वाली बात कही। जब वो इस तरह की बातें करते हैं उससे जो हम लोग इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, समझे जाते हैं या पढ़े लिखे माने जाते हैं, उससे शक होता है कि इस तरह की बातें करके एक इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को वो खराब करते हैं। उससे शक होता है कि वो बीजेपी के शायद कुछ साथ करते हैं, वरना उनकी कॉन्सेप्ट अच्छा है और जो वो कर रहे हैं इतने इंटेलिजेंट हैं, बैरिस्टर हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही सिमत है, लेकिन उनका तरीका जो है ना वो उनके इंटेलिजेंस से मैच नहीं करता। ये है क्योंकि इससे बहुत अच्छा कुछ वो कर सकते हैं। इसके बाद भी 2 सेशन और है, आप जब वहाँ सवाल कर सकते हैं। मैं यहीं पे अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ। कई ऐसे सवाल थे सेकुलरिज्म को लेकर के, जैसे कि जेडीयू ने जब तक आरजेडी के साथ रही, कांग्रेस के साथ रही, उसे सेकुलर कहा गया, जो बीजेपी के साथ है। वही 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती हार के बाद सारा ठिकरा बीजेपी पे मुसलमानों पे फोड़ती और कहती है कि मुसलमान गद्दार है। कई ऐसे सवाल थे जिस पर हमें बात करना था, लेकिन समय की कमी की वजह से हम बात नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद यहाँ आए और हमारी इस दावत को शर्फ़ कबूलियत से बख्शा। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।